500 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 अरे 500 के नोट बड़े अच्छे लगते हैं भाई, 500 के नोट बड़े अच्छे लगते हैं। वाह यार, इस पैसे से मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। अरे दोस्तों आप आ गए, वेल गुड, वेलकम वेलकम टू टुडेज लेक्चर। मैं थोड़ा सा पैसा काउंट कर रहा था और आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर है अबाउट मनी, मनी मीनिंग एंड फंक्शंस। और ये लेक्चर काम में आने वाले हैं हमारे प्रिय आईएससी स्टूडेंट्स। सो आईएससी स्टूडेंट्स डोंट वरी, मनी एंड बैंकिंग वेरी इजी चैप्टर और बहुत जल्द फिनिश करेंगे, मगर हर एक कॉन्सेप्ट को टच करेंगे और आपके दिमाग में फिट करेंगे। सो क्या आप रेडी है? मनी मीनिंग एंड फंक्शन, स्क्रीन पर आ जाइए डायरेक्ट। मनी मीनिंग एंड फंक्शंस, मनी के बारे में जान लेते हैं आज। क्या बोलता है भैया मनी के बारे में? पॉइंट नंबर 1 देखिए, वन अमंग द 3 ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनी इज वन अमंग द 3 ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। क्या आप बता सकते हैं कि पहला 2 ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या है? बताओ 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 बताओ। ओके, किसी को नहीं पता है? नहीं, कुछ कुछ लोगों को पता है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। पहला ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था व्हील, यस। और दूसरा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था फायर, व्हील एंड मनी। ये पूरा मैनकाइंड को चेंज कर दिया। सो मनी आज हमारा टॉपिक है। और मॉडर्न इकोनॉमीज अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले का जो इकोनॉमी था उससे बोलते थे बार्टर इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी पैसे का इकोनॉमी, और उससे पहले का जो इकोनॉमी था उसे कहते थे बार्टर इकोनॉमी। बार्टर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज वाला इकोनॉमी, एक्सचेंज। तो सर आज भी तो एक्सचेंज वाला इकोनॉमी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने कहा बिल्कुल सही कहा है। बट आज का एक्सचेंज जो है वो है मनी एक्सचेंज। बार्टर इकोनॉमी में एक्सचेंज क्या होता था? इफ आई हैव अ काउ एंड यू हैव अ क्लॉथ, लेट्स एक्सचेंज काउ एंड क्लॉथ। बट बड़ा डिफिकल्ट होता था, कैसे एक्सचेंज करें? इसकी डिफिकल्टीज को बाद में दिखाएंगे। मॉडर्न इकोनॉमीज यूज मनी, मनी का चैप्टर है ये। 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया। मनी इज नीडेड। व्हाई इज मनी नीडेड? मनी इज नीडेड टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स आज के दिन जितने भी गुड्स या सर्विसेज, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को बोलो डॉक्टर मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है, क्या आपको मैं गाजर का हलवा दे सकता हूँ फीस के तौर पे? डॉक्टर बोलेगा नहीं रहे। दांत निकालने का 500 रुपया, फिलिंग करने का 1000 रुपया। ऑटो वाला के पास गया, डॉक्टर के पास जल्दी ले चलो। ये ऑटो वाला 2 चम्मच गाजर का हलवा खा ले भाई। नहीं 10 रुपए दे दो। सो भैया एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ और सिर्फ हो रहा है आज के मॉडर्न इकोनॉमी में पैसे के साथ। तो वी नो इट। और ये पैसा कौन जनरेट करता है, कहां से आता है, कौन छापता है? मनी मिंटिंग बोलते हैं, मिंट बताएंगे आपको। तो मनी इज जनरेटेड बाय सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक क्या है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक क्या है। तो सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स जनरेट करती है मनी। तो ये 4 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, हमने चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को पढ़ते हैं। पहले का जो इकोनॉमी था बार्टर इकोनॉमी, और ये बार्टर सिस्टम देखो वैसे तो सिलेबस में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, मगर विश्वास करो बार्टर सिस्टम को अगर समझ लोगे तो उसके सारे पॉइंट्स को जब रिवर्स करेंगे तो मनी में बड़ा काम में आएगा। क्योंकि मनी के बारे में, मनी के फंक्शंस के बारे में जब भी आपको आंसर लिखना होगा तो उसमें यही बताना होगा कि देखो बार्टर में ये प्रॉब्लम था, इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। तो बार्टर के प्रॉब्लम को समझोगे तो मनी को अप्रिशिएट कर पाओगे, मनी के फंक्शंस को समझ पाओगे, और आंसर लिख कर आओगे तो बच्चा मिलेगा 2 नंबर। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चंस 6 मार्क्स। तो 2 हो या 6 हो, आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मैंने 2 पोर्शन बनाया है, 2 डिमार्केशन बनाया है। सेल्फ सफिशिएंट मैन और मैंने बनाया है अनसेटिस्फाइड मैन। सो ये क्या है? एक बात बताओ, आप आज के मॉडर्न युग के मैन हो या वुमेन हो या गर्ल हो या बॉय हो, आज के मॉडर्न बच्चे को भैया बहुत कुछ चाहिए।
एकदम लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए, अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए, शूज चाहिए, ग्लासेस चाहिए, आईपैड चाहिए, आईफोन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस चाहिए, हनीमून चाहिए, अच्छे जगह पे चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, मतलब एयरक्राफ्ट में जाने के लिए चाहिए। सो आजकल के बच्चे को भैया क्या नहीं चाहिए, और जो भी चाहिए पापा के पास जाओ, पापा बोले अरे बेटा पैसा नहीं है, कमाई हो नहीं रही है, खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा। देखो भैया, हर घर के पिताजी का हालत खराब है। हर घर के पिताजी एक ही चीज बोले, मैं कितना भी कमा लूं भैया, तुम लोगों का खर्चे का लिस्ट एकदम आगे से आगे खड़ा है। हमारे पिताजी हमको यही बोलते थे कि मैं तो खर्चा मास्टर हूं। सो भैया, मैं भी मॉडर्न जमाने का हूं, मैं प्रिमिटिव नहीं हूं। प्रिमिटिव मेन बड़े अच्छे होते थे पहले के, आज से पहले बहुत साल पहले, 10,000 साल पहले के जो लोग थे, या 20,000 साल पहले के लोग थे भैया, उनको रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी के लिए खुद ही खेती कर लेते थे, कपड़ा खुद ही बना लेते थे, और मकान में उनको मॉडर्न मकान विद एयर कंडीशनर नहीं चाहिए था। आराम से जैसा बनाते थे, झुग्गी झोपड़ी में बसर कर लेते थे, बहुत खुश थे। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, कोई शॉपिंग मॉल नहीं था, बाजार लगता था उनका भी, बट जो हमारे पास है, हम अपने पास जो है वो ले गए। तुम्हारे पास क्या है, आओ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मनी बोलकर कुछ नहीं होता था, बार्टर होता था। मेरे पास तो भैया ये है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास राइस है, तुम्हारे पास व्हीट है, मेरे पास राइस है, तुम्हारे पास मिल्क है, आओ एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दैट वाज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। सो सेल्फ सफिशिएंट मैन जो है, पहले का प्रिमिटिव मैन को सेल्फ सफिशिएंट मैन कह रहे हैं, और दे यूज्ड टू प्रोड्यूस एवरीथिंग ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। तो इसे कहते हैं दे वांटेड फॉर सेल्फ सस्टेनेंस। सो मॉडर्न जमाने का जो इंसान है, उसको पता है कि सब कुछ मैं बना लूं वो पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। तो एक काम करो, जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं, मैं वही काम करूं, उसके अगेंस्ट में मेरे को पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने के बाद दुनिया का कुछ भी, अगर मेरे पास सफिशिएंट मनी है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। अब एक बात बताओ, अब मैंने बल्ब बनाया, किसी ने ट्यूबलाइट बनाया, किसी ने फैन बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, और सब ने कमाया मनी। अब इस मनी से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। परफेक्ट। तो एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग द सरप्लस गुड्स। अब मैंने क्या किया, सरप्लस गुड्स बनाया ना। पहले का जो प्रिमिटिव इंसान था, वो उतना ही राइस बनाता था, उतना ही कपड़ा बनाता था, जिससे उसका गुजारा हो जाए, और अगर कुछ उसको एक्सचेंज करना पड़ता था तो कर लेता था, बट कोशिश वही करता था, जो भी उससे दरकार है वो खुद बना लेता था। आज का इंसान सरप्लस बनाएगा और उस सरप्लस को ट्रेड करेगा, पैसे कमाएगा, फिर और कुछ खरीदेगा, सिंपल सी बात है। सो एक्सचेंज करता है। सो एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग द सरप्लस गुड्स पीपल हैव टू ऑब्टेन द अदर गुड्स दे रिक्वायर। ठीक है जी। सो अदर गुड्स दे रिक्वायर। बार्टर सिस्टम refers to the system of exchange where goods and services are exchanged directly for other goods and services. So goods and services are exchanged directly for other goods and services. Goods के बदले goods, goods के बदले पैसा, that is not barter, that is the modern economy. Goods के बदले goods, that is barter. ठीक है? Yes, so let's see the limitations of the barter economy. Are you ready, guys? So limitation of barter economy, lack of double coincidence of wants. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, भैया भैया हमको मिल्क दे दीजिए ना, दूध दे दीजिए, बच्चे को दूध चाहिए, नहीं तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक्सचेंज में देने के लिए राइस है, और बच्चवा हमारे घर पे कोई राइस नहीं खाता है, सब रोटी खाते हैं, तो हमें चाहिए व्हीट। सो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मुझे जो चाहिए तेरे को भी जो मेरे पास है वही चाहिए, मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट, सो मेरे पास जो है वही मेरे लिए यूनिट है, तेरे पास जो है वही तेरे लिए यूनिट है, तो कैसे हम लोग करें। जैसे लेट्स से इफ आई गिव यू 10 किलोज ऑफ राइस, अब 10 किलो राइस में कितना लीटर दूध दोगे, या 10 किलो व्हीट में कितना लीटर दूध दोगे,
ये इफ आई हैव वन काउ कैसे करेंगे? यूनिट नहीं है, कॉमन यूनिट नहीं है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, इफ आई हैव अ वेरी लार्ज कमोडिटी, लेट्स से आई वांट टू ट्रेड विद एन एलिफेंट विच आई हैव, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, अब एलिफेंट है। अब मेरे को चाहिए 2 किलो राइस। भाई पैसे नहीं है तो भाई एक काम करने के बाद 200 रुपया उधार देना। 200 रुपीज मैंने लिया लोन, एक्सचेंज एलिफेंट एंड राइस कैसे करें? तो कोई बड़ा कमोडिटी है मेरे पास और एक छोटा चीज चाहिए, एक्सचेंज कैसे करें? तो बार्टर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम थी। अब एक बात बताइए, पहले के जमाने में, आज के जमाने में बोलते हैं अरे तुमको पता है उसका नेटवर्थ कितना है, बहुत रईस है, अरे 10,000 करोड़ रुपए है उसके पास। तो आज कौन कितना अमीर है बोलते हैं, जितना ज्यादा पैसे और बैंक बैलेंस है उससे पता चलता है कौन कितना अमीर है। उस जमाने में किसके पास कितना गाय है, कैटल्स यूज्ड टू डिटरमाइन कौन कितना वेल्दी है। बट दोस्त एक प्रॉब्लम था, आज के दिन में अगर हमारे पास बैंक में पैसा है टेंशन बहुत कम है, बट अगर मेरे पास कैटल वेल्थ है और अगर कोई बीमारी लग गई, भैया क्या बोले, सारे गैया लोग मर जा रहे हैं भैया, पता नहीं कौन सा बीमारी आया है भैया, मर जा रहे हैं, तो मेरा वेल्थ मर जा रहा है। मैं अपने वेल्थ को फ्यूचर में कैसे स्टोर करूं? मैंने बैंक बैलेंस कर दिया, मैं अपने बेटे के बेटे के बेटे के नाम पे भी एक विल बना के जा रहा हूं। फ्यूचर में उस बच्चे को 20 साल का जब बच्चा होगा तो उसको दादू के अकाउंट से इतना रुपया मिलेगा। बट पहले के जमाने में मेरा गाय का श्योरिटी नहीं है ना, गाय 10 साल बाद रहे नहीं रहे, तो फ्यूचर वेल्थ को स्टोरिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, नो रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। तो रिलायबल मेथड नहीं था वेल्थ स्टोरिंग का। तो मनी के आने से क्या मनी का स्टोर वैल्यू है? सोच के देखो, यही सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बिल्कुल है। सो डिफिकल्टी इनटू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर में अगर कुछ पैसा देना है, आज के दिन में तो मैं आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बट उस समय क्योंकि मनी नहीं था तो फ्यूचर पेमेंट्स रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत 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 कठिन था, या रादर इम्पॉसिबल टाइप का सिचुएशन था। तो मेरे ख्याल से बार्टर इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम था वो हम समझ गए हैं बिड़ो। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोग समझ गए हैं, अब अपने को इजी होगा वेल्थ के बारे में, मनी के बारे में समझना बड़ी इजी भैया। आओ चलो देखते हैं अब मीनिंग ऑफ मनी। अब मीनिंग ऑफ मनी में देखो, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, वॉल्कर साहब ने कुछ कहा, मैं ये छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि जो नोट्स मिलेगा बस आप पढ़ लीजिएगा इसको, तो मैं इसको लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रॉबर्टसन साहब ने कुछ कहा भैया, मनी क्या है, रॉबर्टसन साहब ने कुछ कहा, GDH कोल साहब ने कुछ कहा, इन लोगों को मैं इग्नोर मारता, ठीक है। बट आप लोग एक रीडिंग चाहो तो लगा लेना। केंट साहब ने भी कुछ कहा भैया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा भैया, सेलिगमन साहब ने भी कुछ कहा, बट भैया एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था क्रोथर, इनका डेफिनेशन बड़ा ही अच्छा था मनी को रिलेटेड। सो इनका डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अगर आपको भी लिखना है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दिया, बट द बेस्ट सूटेड डेफिनेशन is of the economist called Crowther, who said anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि स्टोर करना इंपॉर्टेंट है, तो पैसे को स्टोर किया जा सकता है। काऊ को स्टोर कैसे करें? काऊ का तो गारंटी नहीं है, बट अगर 1,000 रुपये का नोट मैं अपने अलमीरा में या सेफ में या बैंक में स्टोर कर रहा हूँ तो ये पैसा स्टोर हो जाता है, इजी है। सो वापस से
डेफिनेशन मेरे दोस्त, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली एक्सेप्टेबल। जनरली एक्सेप्टेबल मतलब सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं। 10 रुपए का नोट आज लेकर जाओ तो सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये नोट को मैं लेके जा रहा हूं, उसे देकर मैं कुछ भी ले सकता हूं। यस, ले सकते हो। मास्टर जी का फीस देना है, दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। डॉक्टर का फीस देना दे सकते हैं। वकील का फीस देना, अरे हाँ भैया हाँ दे सकते हैं। तो जनरली हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, अभी मैं कार पार्किंग का पैसा देकर आया सर। कार पार्किंग वाले को सर मैंने पैसा दिया, मैंने बोला भैया एक काम करो, चेक ले लो, चेक। सर चेक भी तो पैसा है सर, चेक भी तो पैसा है, बट चेक इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल। कैश जो है इट इज जनरली एक्सेप्टेबल। अब ये क्वेश्चन आप पूछो सर ऐसा क्यों, ऐसा काय को? भैया मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, कैश जो है जिसे हम लोग कहते हैं पेपर करेंसी या पेपर मनी, ये पेपर मनी पे एक लिखा हुआ रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। कहने का मतलब है इसके पीछे पावर किसका है? पेपर मनी के पीछे पावर है गवर्नर का। गवर्नर को पावर मिला गवर्नमेंट से। इस पावर को तो भैया हम सलाम करते हैं। जो चेक दे रहे हो, तुम्हारे चेकबुक में तुम्हारा सिग्नेचर है, और अगर तुम्हारे बैंक में अगर पैसा नहीं हुआ तो ये चेक बाउंस कर जाएगा या चेक डिसऑनर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग क्लास 12 में, आपको पता है उसका मीनिंग क्या है, तो मेरे को समझाने की दरकार नहीं है। तो चेक भले ही पैसा है बट नॉट जनरली एक्सेप्टेबल। सो अभी अगर हम बात कर रहे हैं मनी का, तो बेसिकली हम लोग कॉइन्स का बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन पे हम लोग पेपर मनी का बात कर रहे हैं। मगर डिपॉजिट्स भी या चेक्स भी मनी होता है। और ऐसा नहीं है कि चेक्स एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, चेक्स भी एक्सेप्टेड होते हैं। बिजनेस में हम लोग चेक एक्सेप्ट करते हैं, बट पहले चेक नहीं आया, पहले आया पेपर मनी, पहले आया कॉइन्स। ये पेपर मनी को जब हमने हमारे बैंक में जाके किया डिपॉजिट, जितना पेपर मनी हमने बैंक में किया डिपॉजिट, वहीं से आया चेक को मिला पावर। प्लीज समझिएगा, चेक को पावर कहां से मिलता है? अगर हमने डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में तो चेक को पावर नहीं मिला। बट ये पेपर मनी को पावर कहां से मिला? पेपर मनी को पावर मिला गवर्नमेंट से। तो प्लीज ये छोटी छोटी बारीकी को समझना जरूरी है। ठीक है जी, समझ गए? तो आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी, जैसे मैंने कहा डिपॉजिट भी एक मनी है जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट मनी कहते हैं। और हम कहते हैं करेंसी मनी। सो करेंसी मनी एंड डिपॉजिट मनी। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ कुछ बातें पूछूंगा, आप मेरे को बताएंगे। करेंसी मनी में होता है कॉइन्स, हाँ जी होता है। कॉइन्स में होता है 5 पैसा होता है, कॉइन्स में होता है 10 पैसा होता है, 20 पैसा होता है, 25 पैसा होता है। ये 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 5, 10, 20, 25। अच्छा, 5, 10, 20 और 25 को हम आज अगर 100 रुपया कुछ खरीदे, 100 रुपया, 100 रुपया का हमने खाए गोलगप्पे। भैया गोलगप्पे कैसे लगाएं? अरे भैया 25 रुपए का 5, 25 रुपए का 5, ठीक है भैया खिलाइए खिलाइए। और हम भैया खा गए, बहुत खा गए, 20 पीस खा गए, 20 पीस ऑफ गोलगप्पा। बड़ा 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 मजा आया यार। गोलगप्पा खा के मजा आया। अब देना है पैसा, देना है उसे 100 रुपए, 100 रुपीज देना है। अब मैंने निकाले 5 पैसे के कॉइन। आओ भैया ले लो अपने 100 रुपए, 5 पैसा 5 पैसा 5 पैसा करके। अब एक बात बताइए, वो बेचारा अगर 5 पैसा करके काउंटिंग करेगा, काउंटिंग करेगा, काउंटिंग, तो हो सकता है उसे 30 मिनट्स लग जाए। बट भैया मैं तो पैसे दे रहा हूं ना आपको, गोलगप्पे खाए तो पैसे तो दे ही रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं दे रहा हूं। ले लो भाई, ले 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 ले। तो देखो भैया, मैं एकदम लीगल काम कर रहा हूँ जी। मैं कोई गोलगप्पे खाऊं तो पैसे तो दे रहा हूँ, बट ये आप मना नहीं कर सकते हो।
पैसे दे रहा हूँ, मना नहीं कर सकते आप। अच्छा चलो, मैं अब 2 केस बताता हूँ आपको। एक केस में मेरे 100 रुपया हुआ, 100 रुपीज़ देना है। अब मेरे पास 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा का कॉम्बिनेशन है, और मेरे पास 50 पैसे भी बहुत सारे हैं, और मेरे पास 1 रुपया का भी सिक्का है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 100 रुपया मेरे को देना है, क्या यहाँ पर 100 रुपया एक्सेप्ट होगा, या इस पर कोई कानून है, कोई लॉ है, कोई नियम है? दोस्त, नियम है। 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा को मैक्सिमम आप टेंडर कर सकते हो। टेंडर मतलब दे सकते हो, इसे कहते हैं लीगल टेंडर, जो कि लिमिटेड है, लिमिटेड लीगल टेंडर, और लिमिट है 25 रुपए तक का। मतलब 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा को मैक्सिमम हम 25 रुपए तक का चिल्लड़, रेजगारी, खुचरा, जो भी जिस भाषा में आप समझते हो, मैक्सिमम आप 25 रुपए तक दे सकते हो। तो ये नियम है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटेड टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर। कितना है लिमिट? 25 रुपए का। और अगर आप 50 पैसा करके दे रहे हो तो भैया 50 पैसा करके आप 250 पैसा दीजिए, 200 कॉइन्स। वो गोलगप्पा वाला मना नहीं कर सकता आपको, क्योंकि कानून जो है, कानून कहता है भैया 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 5 पैसा, मैक्सिमम 25 रुपए तक दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो 50 रुपए नहीं, 50 पैसे और उससे ऊपर अनलिमिटेड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अनलिमिटेड टेंडर, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। या व्हाट इज लिमिटेड टेंडर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। तो भैया अगर आ जाए तो लॉटरी है, समझ में आपको आ गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, तो जी बधाई हो। और आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाना मैं अभी देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आता है फिएट मनी। व्हाट इज फिएट मनी? तो फिएट का मतलब क्या होता है? बाय द ऑर्डर, ठीक है। तो बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर होता है। सो जितने भी पेपर नोट्स होते हैं, पेपर करेंसी होते हैं, पेपर करेंसी में लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है। सो ये फिएट मनी इज बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। तो बस फिएट मनी का यही मतलब है, क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर के से उसको पावर मिल रहा है, तो दैट मनी इज कॉल्ड फिएट मनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चेक फिएट मनी है? नो। क्या पेपर नोट, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट फिएट मनी है? यस। तो मेरे ख्याल से ये भी मामला क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट है टोकन मनी का। टोकन मनी, टोकन मनी, टोकन मनी का मतलब क्या है? देखो होता क्या है, जैसे आपके पास 1 रुपये का कॉइन है, ये मेटल का बना हुआ है। अब इमेजिन करो कि इस मेटल को अगर मैं बेचूं और मेरे को 10 रुपीज़ मिल जाए, मेटल का वर्थ इज 10 रुपीज़, तो इसका मतलब भैया मज़ा आ जाए। 1 रुपया का कॉइन कलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, उसको मेटल को मैं मेल्ट करूंगा और किलो के भाव बेचूंगा, और मेरे को 10 टाइम्स पैसा मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए? बट सर ऐसा होता नहीं है। अगर मैं 1 रुपये कॉइन को मेल्ट करूं और उसको, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब, तो मेटल का जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू।
ठीक है, टेक्निकल टर्म है, घबराने का नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकता है 5 पैसा आए। तो बेसिकली एक तरीका से अगर आप समझो, आपको जो मेटल कॉइन दिया जा रहा है, मेटल कॉइन, उसमें 1 रुपी लिख दिया जा रहा है। इस मेटल का वर्थ जो है, मेटल का वर्थ इज एक्चुअली 5 पैसा, मगर इसमें लिखा जा रहा है कि इसका वर्थ इज 1 रुपी। सो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं टोकन मनी, कि एक्चुअली तो इसका वर्थ 5 पैसे का है, क्योंकि ये मेटल का आपने हमको दिया क्या भैया, क्या पकड़ाए हो, एक मेटल ही तो पकड़ाए हो, 1 रुपया लिख दिया तो इसका वर्थ 1 रुपया हो गया। बट क्योंकि ये बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है, दिस इज फिएट मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ए भैया मैं गवर्नमेंट हूं, चल मान, चल मान, मैं बोल रहा हूं, मैं, पूरा देश का एक एक नागरिक मांग रहा है 1 रुपया, मांग भी रहा और मान भी रहा, ठीक है, ठीक है। सो सब कोई मान रहा है 1 रुपया, तो भैया अब ये 1 रुपया का वर्थ है, बट एक्चुअल उसका वर्थ क्या है, इंट्रिंसिक वर्थ क्या, 5 पैसा, क्योंकि मेटल का वर्थ कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि उसका मेटल वर्थ को इग्नोर करो, एक 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 गोल सा मेटल है और एक वही गोल सा मेटल, उस पर 1 रुपी लिखा हुआ है। इस गोल से मेटल का जीत मतलब 5 पैसा का वर्थ है, बट इसी गोल मेटल का, क्योंकि ये मिंट करेंसी नोट है, करेंसी मेटल है, गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, तो इसी मेटल का वर्थ 1 रुपी हो गया। एक नोट, इस नोट का प्रिंटिंग कॉस्ट समझ लो 2 रुपया आता है, बट इसमें 2000 रुपया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का सिग्नेचर है, गवर्नर का सिग्नेचर है, तो इसका वर्थ 2000 रुपया हो गया, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड टोकन मनी। टोकन मनी का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, तो इसमें क्या लिखोगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो टोकन मनी भी हमने समझ लिया अच्छे से। तो ये नोट्स आपको मैं दे ही रहा हूं, इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है। सो काइंड्स ऑफ मनी में होता है करेंसी मनी एंड डिपॉजिट मनी, लीगल टेंडर, एंड दिस इज नॉट अ लीगल टेंडर। डिपॉजिट मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर। वाई? क्योंकि लीगल टेंडर मतलब बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। डिपॉजिट मनी आपका चेक बुक है, आप किसी को चेक दे रहे हो, बट वो चेक का जो पावर है वो आपके सिग्नेचर से आ रहा है और आपके बैंक में कितना पैसा है उससे पावर मिल रहा है। सो चेक एंड डिपॉजिट इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो पेपर मनी एंड कॉइन्स को हम लोग कहते हैं करेंसी मनी, और डिपॉजिट मनी एक अलग है, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पेपर मनी को फियाट मनी भी कहते हैं, और इस पेपर मनी के बारे में अगर और डिटेल लिखना पड़े तो वाइड स्प्रेड होता है, इकोनॉमिकल होता है, इजी टू कैरी है, इजी टू स्टोर। टोकन मनी का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू, जैसे यहां पर इसके चेहरे पे 2000 लिखा है, तो इसका फेस वैल्यू हो गया 2000, बट एक्चुअल वैल्यू जो है जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कागज है भैया। जैसे ही मोदी जी ने डीमोनेटाइज किया कि अब से ये 500 रुपए का नोट नहीं चलेगा, तो कागज बन गया भैया, रद्दी के भाव, किलो के भाव बेच लो, अब तो उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक या मेटेलिक वैल्यू। मेटेलिक वैल्यू बोलो या पेपर वैल्यू बोलो। व्हाट इज कन्वर्टेबल मनी? तो एक जमाने में, ये सब जो बात कर रहे हैं, एक जमाने में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जितने भी करेंसी हुआ करते थे, देवर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। सो इसे कहते हैं कन्वर्टेबल मनी। सो व्हाट इज कन्वर्टेबल मनी? आज का जो मॉडर्न मनी है, क्या वो कन्वर्टेबल है? नहीं। सो कन्वर्टेबल नहीं है तो वो क्या है? दैट इज इनकन्वर्टेबल। तो अभी बात करें कन्वर्टेबल का। सो करेंसी इज फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। जिसने करेंसी दिया, जैसे आज क्या हो रहा है, आपको 1 रुपया का एक कॉइन दिया या 10 रुपया का कॉइन भी आता है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है भैया, इसका वैल्यू है 10 रुपये, बट इसका मेटलिक वैल्यू अगर हम बेचने जाएं
तो कुछ नहीं मिलने वाला। बट एक ज़माना में ऐसा था कि जितना रुपया लिखा हुआ है तुरंत आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट करा लो, बट आज वैसा नहीं है। सो करेंसी इज फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ करता था। मॉडर्न मनी इज इनकन्वर्टेबल मनी। मॉडर्न मनी इज इनकन्वर्टेबल मनी। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। मॉडर्न मनी में हम लोग क्या देखते हैं? मॉडर्न मनी में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ रहता है, एक लेजेंड बोलते हैं इसे, एक लेजेंड या एक 2 लाइन लिखा हुआ रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या जैसा भी है। सो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एक्ट्स एज मनी। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये है तो पेपर, बट क्योंकि सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है। तो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कहने का मतलब ये है, पहले जो पेपर मनी जो मिलता था या जो भी मिलता था उसका वर्थ था कि गोल्ड में जाके कन्वर्ट कर लो तुरंत। आज गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो भी हम 2000 नोट को 2000 रुपया का वर्थ मान रहे हैं। पहले क्या था? 2000 का मतलब 2000 रुपया का गोल्ड मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा। तो भी उस नोट को हम दिल से लगा के उसे मान रहे हैं कि हाँ इसका वर्थ 2000 रुपया है। सब कोई मान रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग है। सो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एक्ट्स एज मनी बिकॉज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन इट एज इट इज इशूड ऑन द ऑर्डर दैट इज फिएट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। इट इज कॉल्ड फिएट मनी बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मीनिंग भी आप समझ चुके हो, गवर्नमेंट के तरफ से है। सो कोई टेंशन नहीं है। सो काइंड्स ऑफ मनी में हमने करेंसी समझ लिया है, करेंसी के अंदर में कॉइन समझ लिया है, पेपर समझ लिया है। अब समझना है डिपॉजिट्स। सो क्या हम और आप रेडी है डिपॉजिट्स को समझने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। आइए देखते हैं। सो डिपॉजिट मनी को हम लोग बैंक मनी भी कहते हैं। पेपर मनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्लियर? हाँ जी, एकदम क्लियर। जब भी हम पेपर मनी को डिपॉजिट करते हैं अकाउंट्स में, हमने पढ़ा है बैंक क्या करता है, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, सामने वाले के नाम पे क्रेडिट बोल देता है। ठीक है। पेएबल ऑन डिमांड, बैंक के पास गए, भैया दे दे मेरे को, दे देगा। एक काम कर, इसके अकाउंट में डाल दे, डाल देगा। ड्रॉ चेक्स फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अगर हमको चेक्स देना है, खुद सेल्फ ड्रॉ करना है, सेल्फ चेक हो गया, बेरर चेक हो गया, अकाउंट पे ही चेक हो गया, ये सब आपको पता है। अब चेक क्या होता है भैया? व्हाट इज चेक? डिफाइन चेक। चेक क्या है आपको पता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक पेमेंट। आप अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जब आप साइन कर रहे हो तो आप अपने बैंक को कह रहे हो भैया सुनो, मेरा जो पैसा रखा हुआ है ना वो राजू को दे दो। बैंक आपसे पूछेगा ना क्यों देना है, अरे भैया तुमको ये अलाउड नहीं है। पैसा किसका है? मेरा है, मैंने जमा करा रखा है। मैं राजू को दूं या रावण को दूं या लक्ष्मण को दूं या विभीषण को दूं, भैया तेरे को क्या है? ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक पेमेंट और टू मेक ट्रांसफर। एक काम कर, उसके अकाउंट में डाल दे रे भाई, उसका भी बैंक अकाउंट है। अपना एसबीआई में, उसका आईसीआईसीआई में, अपने को क्या है उसका बैंक में डालने का, तो डाल दे, ट्रांसफर कर दे। इक्वल टू द अमाउंट मेंशन इन द चेक। अब मैंने चेक में लिखा 5000, भाई मैंने लिखा था 5000, साइन किया 5000 का, तूने 50,000 क्यों दिया भाई? जितना लिखा है उतना ही ना देगा। मैंने चेक में लिखा 5000, सामने वाला राजू जाके बैंक के कैशियर को ये 50,000 दे, 50,000 दे, तो क्या 50,000 दे देगा? जितना चेक में लिखा उतना ही ना देगा। कॉमन सेंस। ओके, ठीक है जी। सो चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट, अच्छा वाला डेफिनेशन, हाँ थोड़ा सा मॉडर्न, भारी भरकम। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर लार्ज बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है जी। इट शुड बी नोटेड दैट चेक्स देमसेल्व्स आर नॉट मनी। कमेंट, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि चेक्स देमसेल्व्स आर नॉट मनी, कमेंट। अरे सर देखो, ये जो चेक है, ये जो चेक है, हम बोल रहे हैं कि ये अपने आप में मनी नहीं है,
देखो, इस चेक में लिखा है 10,000 रुपया। अब मैं बोल रहा हूँ ये चेक अपने आप में मनी नहीं है। देखो, अगर मैं हजार हजार के 10 नोट देता ना तुमको, 10 नोट हजार हजार के, तो डेफिनेटली वो मनी है। बट अभी आपके मन में एक डाउट तो है कि इसने मेरे को पकड़ाया है भैया चेक का पन्ना। क्या बोलोगे? चेक का पन्ना मिला भैया। पहले एक बार बैंक जाने दो। बैंक अगर मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे तो मैं अपने अकाउंट का एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लूं तो मेरे हाथ में आ जाएगा नोट करारे करारे। तब तो भैया पैसा है। कल को मैं इसका चेक लेकर गया और बैंक बोला रहे भैया इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो मेरे लिए मनी हुआ? मेरे लिए क्या ये चेक मनी हुआ? नहीं, मेरे लिए हुआ ये धोखा। उसने मेरे को चेक नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, उसने मेरे को धोखा दिया भैया। चलिए, छोड़ेंगे नहीं उसको। हमसे सामान ले लिया भैया, 50,000 का सामान लिया, बोला 10-10 हजार रुपया करके देंगे। पहला ही चेक उसने दिया 10,000 का और मिला हमको धोखा। इसका मतलब क्या है? चेक इज नॉट इट सेल्फ मनी। क्लियर है ये बात? सारे बात तो क्लियर हो गए। तो जब आज के लिए क्या रोक दें क्या? आज के लिए रोक देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कल।